हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं आप एकदम बढ़िया होंगे। तो साथियों, आज से हम फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं 10th के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज। साथियों, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। साथियों, चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। उसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे साथियों। इसीलिए आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा फुल देखिएगा ताकि आप अपने ज्ञान को एनालिसिस कर सके साथियों। उससे पहले साथियों, हम आपको बता दें कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें साथियों, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए साथियों, देर न करते हुए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो साथियों, हमारा सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। ठीक है, बताना है कि प्रकाश की किरण कैसे गमन करती है। ऑप्शन देख लेते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर ए है सीधी रेखा में, ऑप्शन नंबर बी है टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन नंबर सी है किसी भी दिशा में, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, हम आपको बता दें कि प्रकाश जो है ना वो आपका सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, कहीं कहीं आपका सरल रेखा भी लिखा रहता है, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, कहीं कहीं आपको ऑप्शन में सीधी रेखा ना लिखकर सरल रेखा लिखा रहता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, सरल या सीधी एक ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ऑप्शन देख लेते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर है निर्वात में, ऑप्शन नंबर बी है जल में, ऑप्शन नंबर सी है वायु में, ऑप्शन नंबर डी है कांच में। तो साथियों, प्रकाश का वेग जो होता है वो सबसे न्यूनतम आपका होता है वो कांच में होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। बताना है कि मोटर गाड़ी जो है उसके सामने जो दर्पण लगा रहता है वो कौन सा दर्पण होता है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी है उत्तल लेंस। तो साथियों, हम आपको बता दें कि मोटर गाड़ी के सामने जो दर्पण लगा रहता है वो दर्पण आपका होता है उत्तल दर्पण। ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका 5 नंबर कह रहा है कि नेक्स्ट 4th नंबर नहीं है। ठीक है साथियों, 4th नंबर यहाँ पे मिस हो गया है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे चिंता मत करिएगा। ठीक है, वहाँ पे टाइप करने वाले भैया ने स्लाइड को ऐड किया है, बट वहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन ऐड नहीं किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5 नंबर कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। बताना है कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है। तो साथियों, ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर है वास्तविक, ऑप्शन नंबर बी है काल्पनिक, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई है। तो साथियों, हम आपको बता दें कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक होता है। ठीक है साथियों, काल्पनिक के साथ साथ वो वस्तु के बराबर होता है और सीधा बनता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, कैसा बनता है, वस्तु के बराबर और सीधा बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं साथियों। कह रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, बताना है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर ए है डायऑप्टर, ऑप्शन नंबर बी है ल्यूमेन, ऑप्शन नंबर सी है लॉक्स, ऑप्शन नंबर डी है एंगस्ट्रम। तो साथियों, हम आपको बता दें कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है वो डायऑप्टर होता है। ठीक है साथियों, क्या होता है, डायऑप्टर, जिसे हम लोग डी से भी सूचित करते हैं। ठीक है साथियों, डायऑप्टर को हम लोग डी से भी सूचित करते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डायऑप्टर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं साथियों। कह रहा है कि प्रकाश की किरणों के पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है। तो साथियों, प्रकाश की किरणों को जो पथ दर्शाती है उस चित्र को हम लोग क्या कहते हैं ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन नंबर है किरण आरेख, ऑप्शन नंबर बी है फोकस, ऑप्शन नंबर सी है किरण पुंज, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा आपका किरण आरेख। ठीक है साथियों, तो इसका सही आंसर क्या बताइएगा, किरण आरेख, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर कह रहा है कि 2D क्षमता वाले लेंस के फुक्सांतर होता है। बताना है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फुक्सांतर कितना होता है। तो साथियों, 2D क्षमता वाले लेंस का फुक्सांतर आपका 50 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, 50 सेंटीमीटर होगा। ये कैसे होगा हम आपको
हम बता दें कि ये आपका लेंस सूत्र से निकलता है, ठीक है साथियों, ये आपका लेंस सूत्र से निकलता है। अगर क्षमता दिया हुआ है तो आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। 50 सेंटीमीटर भी 50 सेंटीमीटर ही आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है और लेंस नहीं बताया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 50 सेंटीमीटर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं साथियों। कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस के फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, ठीक है। देखिए कह रहा है कि उत्तल लेंस, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो पहले देख लीजिएगा वो कैसा लेंस कह रहा है। यहाँ पे उत्तल लेंस कह रहा है, उत्तल लेंस के फोकसांतर 50 सेंटीमीटर, उसकी क्षमता क्या होगी, ठीक है। अगर किसी उत्तल लेंस के फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता बतानी है साथियों। तो देखिए इसकी क्षमता बताने के लिए आप सबसे पहले देखिएगा लेंस कैसा है। तो लेंस अगर उत्तल लेंस है तो उसमें पॉजिटिव बनेगी, मतलब पॉजिटिव आपका आंसर होगा, ठीक है, प्लस में आपका आंसर होगा। देखिए अब तो ये माइनस दोनों है, ये कट जाता है। इससे पहले वाले आप क्वेश्चन देखें, सेम ऐसा ही था क्वेश्चन, लेकिन पलट दिया गया था। तो देखिए 50 सेंटीमीटर है तो आपका कितना डी बनेगा, 2D बनेगा, ठीक है साथियों। तो पॉजिटिव में आपका 2D, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे आया हम आपको जब विस्तार से पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 1 को, वहाँ पे हम आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताएंगे, एकदम शॉर्ट ट्रिक में बताएंगे कि ये कैसे आया। फिलहाल हमें जल्दी करना है इसलिए हम यहाँ पे नहीं बता रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं, बताना है कि प्रकाश की किरणों को समूह को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश स्रोत, ऑप्शन नंबर बी है किरण पुंज, ऑप्शन नंबर सी है प्रदीप्त, ऑप्शन नंबर डी है प्रकीर्णन। तो साथियों हम लोग प्रकाश की किरणें के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं, ठीक है साथियों। किरणें के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। देखते हैं कभी किरण जो होती है वो समानांतर कभी होती है, कभी अपसारित होती है, कभी अभिसारित होती है। सभी हम किसी भी स्रोत यानी कि प्रकाश के जो भी स्रोत है उससे अगर फोकस उसे बारेंगे तो देखिएगा कि किरण जो है वो हमेशा समूह में चलती है, ठीक है साथियों। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, बताना है कि उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर है ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर बी है धनात्मक, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों हम आपको बता दें कि उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है ना वो आपका पॉजिटिव होती है, यानी कि धनात्मक होता है, ठीक है। अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चंस के माध्यम से देखा था, +2D आया था, तो इसका मतलब धनात्मक होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है, ठीक है। देखिए अगर उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव होती है, धनात्मक होता है, तो उत्तल लेंस की अगर क्षमता पॉजिटिव होती है तो अवतल लेंस का क्षमता क्या हो जाएगा साथियों, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप तो बता दीजिएगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है, यानी कि माइनस में होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कि उत्तल लेंस को कहते हैं, बताइए उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अपसारी लेंस, ऑप्शन नंबर बी है द्वि उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी है अपसारी लेंस, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों हम लोग उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं और अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये आप इतना याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए साथियों इसमें जो है ना हम लोग प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दोनों चैप्टर को मिक्स कर दिए हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को प्रकाश के परावर्तन में जो है वो दर्पण के बारे में पढ़ना है और प्रकाश के अपवर्तन में हम लोगों को लेंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें दोनों क्वेश्चंस मिक्स है, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि आप प्रकाश का परावर्तन चैप्टर करवा रहे हैं और उसमें लेंस का क्वेश्चंस करवा रहे हैं, ठीक है। तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये दोनों चैप्टर इसमें मिक्स है साथियों, दोनों चैप्टर से रिलेटेड हम सभी क्वेश्चंस करा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अवतल लेंस को कहते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए अपसारी लेंस, ऑप्शन नंबर सी है द्वि अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी है द्वि अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी है अपसारी लेंस, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं।
तो साथियों हम लोग अभी बताए ना कि उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ठीक है, पूछ रहा है कि वो कौन सा पदार्थ है इनमें से कि जिसे हम लेंस बनाते समय उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर ए है जल, ऑप्शन नंबर बी है कांच, ऑप्शन नंबर सी है प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर डी है मिट्टी। तो साथियों हम लोग जो है कांच बनाते लेंस बनाते समय साथियों वो हम लोग मिट्टी का उपयोग बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चूंकि क्वेश्चन पूछ रहा है किस चीज़ का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, नहीं करते हैं ये पूछ रहा है। ठीक है, करते हैं नहीं बल्कि नहीं करते हैं ये पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। बताना है कि वो कौन सा दर्पण है जिससे हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब जो है ना वो छोटा ही बनता है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। बताना है कि वो कौन सा दर्पण है जिसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो साथियों हम आपको बता दें जिसमें हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण को ही हम लोग क्या कहते हैं साथियों? उत्तल दर्पण को ही हम लोग कहे तो ये तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण को ही हम लोग कहे तो अपसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, अपसारी दर्पण, 1 मिनट, क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, इतना याद रखिएगा। इसी में ज़्यादा बच्चों सबको कंफ्यूज होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला आपका 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस दर्पण से वस्तु बराबर प्रतिबिंब बनता है। बताना है कि वो कौन सा दर्पण है जिससे वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो समान आकार का बनता है, यानी कि बराबर बनता है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों हम आपको बता दें कि वो समतल दर्पण है ना जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है साथियों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। देखिए अवतल दर्पण में है वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है लेकिन एक ही शर्त में, लेकिन समतल दर्पण में है वो हमेशा बराबर बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। समतल दर्पण का उपयोग साथियों हम अपने चेहरे देखने के लिए करते हैं। देखिएगा उसमें आपका प्रतिबिंब समान आकार का दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला आपका 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। प्रकाश का वेग परावर्तन कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो साथियों प्रकाश के परावर्तन के आपका 2 नियम होता है। ठीक है साथियों, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। देखिए एक कोण के नियम से होता है, एक किरण के नियम से होता है। ठीक है, पहला नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ठीक है, दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच डाला गया लंब एक ही तल में होता है। ठीक है, ये दूसरा नियम कहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला आपका 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कि जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। ठीक है, बताना है कि जब प्रकाश की किरण जो है ना वो हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वो किधर को मुड़ जाती है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए अभिलंब से दूर, ऑप्शन नंबर बी है अभिलंब के निकट, ऑप्शन नंबर सी है अभिलंब के समानांतर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों देखिए जब भी प्रकाश जो है वो आपका हवा से कांच की ओर जाएगी, हवा से कांच की ओर जब भी प्रकाश जाएगी तो वो अभिलंब के निकट आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि आप देख लीजिए ये आपका अभिलंब हो गया, ये कांच मान लीजिए ये हवा हो गया। ठीक है,
ये आपका हवा हो गया, ठीक है, ये हवा हो गया। इधर से कोई किरणें आ रही है तो इधर से सीधे ना जाकर इधर अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, ठीक है। तो अभिलंब के निकट हो गई कि नहीं, तो इसी को हम लोग कहते हैं कि अभिलंब का निकट मुड़ जाएगी जब वो कोई भी किरण हवा से कांच में प्रवेश करेगी। तो ये कांच है, ठीक है, ये आपका क्या है, कांच है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला आपका 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा है कि फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्य होता है। बताना कि फोटोग्राफी कैमरे का जो अभिदृश्य होता है वो किसका बना होता है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर है उत्तल लेंस का, ऑप्शन नंबर बी है अवतल लेंस का, ऑप्शन नंबर सी है उत्तल दर्पण का, ऑप्शन नंबर डी है अवतल दर्पण का। तो साथियों हम आपको बता दें कि फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्य जो होता है वो आपका उत्तल लेंस का बना होता है, ठीक है। किस लेंस का, उत्तल लेंस का बना होता है। और उत्तल लेंस का साथियों आपका आइरिस, आँख भी बना होता है, ठीक है साथियों, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। बताना है कि साइड मिरर के रूप में, वाहनों के हम लोग साइड मिरर के रूप में देखने के लिए प्रयुक्त करते हैं, पीछे के चीज़ हम लोग देखने के लिए उपयोग करते हैं कि कोई गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है, तो उसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो उसमें कौन सा चीज़ उपयोग होता है, कौन सा मिरर उपयोग होता है, ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर डी है प्रिज्म। तो देखिए साथियों, हम लोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में जो प्रयोग करते हैं उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है साथियों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला आपका 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लेते हैं। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। बताना है कि एक दर्पण है, उसकी फोकस दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर है, सॉरी 20 सेंटीमीटर हम पहले कर दिए थे, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर है तो उसका वक्रता त्रिज्या बताना है। तो देखिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध आप सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपके मालूम है वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच संबंध तो आराम से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला 2f बराबर r होता है, ठीक है, ये आप याद रखिए 2f बराबर r होता है। तो आपका फोकस दूरी f जो है वो आपका फोकस दूरी है, r आपका त्रिज्या है। तो r बराबर क्या हो जाएगा 2f, r बराबर आपका क्या हो जाएगा 2f यानी कि इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू, इसलिए आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साथियों, आर इज इक्वल टू 2 गुने 10। फोकस दूरी कितना दिया है 10, तो आपका कितना आंसर हो जाएगा 20, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ 20 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर साथियों, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अगर आपको F और R के बीच संबंध मालूम है तो आप आराम से किसी भी क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं, अगर वक्रता त्रिज्या या फोकस पूछा है तो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला आपका 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लेते हैं। कह रहा है निर्गत किरण और अभिलंब के बीच कोण को कहते हैं। बताना है कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपतन कोण, ऑप्शन नंबर बी है परावर्तन कोण, ऑप्शन नंबर सी है निर्गत कोण, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग निर्गत कोण कहते हैं, ठीक है साथियों। क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं, ठीक है। वहीं अगर आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनना कोण रहता है तो उसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण रहता है तो उसे हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर निर्गत किरण और अभिलंब के बीच कोण बना है तो इसे हम लोग निर्गत कोण कहेंगे, ठीक है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला आपका 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। बताना है कि सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसमें कौन सा दर्पण या लेंस का उपयोग करते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर डी है उत्तल लेंस। तो साथियों हम लोग जो सूक्ष्मदर्शी में सरल सूक्ष्मदर्शी में
उपयोग करते हैं वो हमारा होता है अवतल लेंस। ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, बताना है कि वो कौन सा लेंस है जिसके द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर है उत्तल, ऑप्शन नंबर बी है अवतल, ऑप्शन नंबर सी है बाइफोकल, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों हम आपको बता दें कि वो लेंस आपका जिसके द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वो लेंस आपका अवतल लेंस होगा। ठीक है साथियों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 26 नंबर क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ठीक है, तो हम आपको पहले ही बताए थे कि परावर्तन के नियम दो होते हैं, एक तो कोण के नियम से, दूसरा किरण के नियम से। कोण के नियम क्या कहता है कि आपतन कोण बराबर होता है आपका परावर्तन कोण का। ठीक है साथियों, तो देखिए आपतन कोण कहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपतन कोण, लेकिन इसके बराबर क्या विचलन कोण दे दिया है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। आपका ए ऑप्शन नंबर दिया है आपतन कोण, लेकिन उसके बराबर परावर्तन कोण होता है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर है क्योंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन 27 नंबर क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, बताना है कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा होता है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए सीधा, ऑप्शन नंबर बी है उल्टा, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों हम आपको बता दें कि काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी बनेगा, ये चीज़ याद रखिएगा, वो हमेशा सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। जब भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा सीधा बनेगा, ना कि उल्टा बनेगा, बल्कि हमेशा सीधा बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला आपका 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर है 2, ऑप्शन नंबर बी है 1, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों लेंस में मुख्य फोकस की संख्या आपका 2 होती है। ठीक है साथियों, वही आपका दर्पण में पूछता, दर्पण में मुख्य फोकस की संख्या 1 होती है, लेकिन यहाँ पे लेंस पूछ रहा है। तो लेंस में एक तो लेंस मान लीजिए कि अगर उत्तल लेंस है, मान लीजिए उत्तल लेंस है, ये आपका उत्तल लेंस है, तो फोकस एक ठो यहाँ पे रहेगा, एक ठो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, एक ठो F1 कहते हैं, एक ठो F2 कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला आपका 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। बताना है कि सर्च लाइट जो होता है उसका परावर्तक सतह कैसा होता है। ऑप्शन नंबर है उत्तल, ऑप्शन नंबर बी है अवतल, ऑप्शन नंबर सी है समतल, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों हम आपको बता दें कि सर्च लाइट जो होता है आपका, उसका परावर्तक सतह जो होता है वो एक प्रकार के अवतल से बना होता है। ठीक है, अवतल दर्पण से बना होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अवतल दर्पण। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं साथियों। अगला आपका 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त करते हैं। ठीक है, बताना है कि दाढ़ी जब हम बनाते हैं उस समय जो हमारे सामने दर्पण लगा रहता है वो कौन सा दर्पण होता है। ऑप्शन नंबर है समतल, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल, ऑप्शन नंबर सी है अवतल, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों दाढ़ी बनाते समय हम जो दर्पण का उपयोग करते हैं वो दर्पण आपका होता है कौन सा? अवतल दर्पण होता है, जिसमें हमारा चेहरा देखते हैं बड़ा दिखाई देता है। लेकिन बड़ा हम आपको बताए हैं ना उसी समय कि बड़ा इसमें एक ही शर्त में बनता है, जब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, जब वो वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे? फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच। ठीक है साथियों, वक्रता केंद्र के बीच। ठीक है, तभी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे और काल्पनिक बड़ा बनेगा। ठीक है साथियों, इसलिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए करते हैं। चूँकि अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए दाढ़ी बनाने में करते हैं क्योंकि हमारे चेहरे का जो दाढ़ी है
छोटा से छोटा भी दाढ़ी हमारे चेहरे का वो बड़ा दिखाई देता है। ठीक है साथियों, तो चलिए साथियों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे। चलिए साथियों आज के लिए इतना ही बस रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले साथियों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस पूरे किया। आप लोगों ने मुझे उम्मीद है कि पूरा वीडियो देखा होगा और आप एकदम बेहतरीन तरीके से इन सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। हम जितने क्वेश्चंस करा रहे हैं उससे बाहर बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा साथियों। तो आप निश्चित रहकर आप सभी क्वेश्चंस को तैयारी कीजिए और बेहतरीन तरीके से तैयार कीजिए साथियों। बस साथियों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में इसी चैप्टर का पार्ट नंबर 2 हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,